हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ण क्या होता है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे हमारा वर्ड हो गया, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। हम लोग शुरुआत से सबसे पहले स्वर को डिस्कस करेंगे, फिर व्यंजन को डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पूरा वर्णमाला एक वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे हमारा क है, अ है, क है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे हम कहें कमल, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, क प्लस म प्लस ल, तो क्या है, एक शब्द बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसके टुकड़े नहीं हो रहे, तो ये क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके भेद के। तो इसका पहला भेद होता है स्वर। स्वर को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनकी कुल संख्या 13 मानी गई है। स्वर जो होती है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, डायरेक्ट हम अ बोल देते हैं। इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और इनकी संख्या, कुल संख्या कितनी है, 13 मानी गई है, अ से लेके अ तक। और इसके भेद कितने होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इनको देखते हैं। ह्रस्व स्वर को जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ठीक है, इनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, तो इसीलिए ये होते हैं ह्रस्व स्वर। अब देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, देखिए अ बोले कम समय लगा, आ बोले तो ज़्यादा समय लगा। ठीक है, ई में कम समय लगा, ई ज़्यादा समय लगा। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण करने में हमें ज़्यादा समय लगे, ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगे, उन्हें कहते हैं हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। एक होता है प्लुत स्वर, वो हमारे सिलेबस में अब नहीं रहा। ठीक है, जैसे ओम। ठीक है, ओम, ये सब प्लुत स्वर होता है, अब हमें नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लिया जाता हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए स्वर में क्या होता है कि हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। पर व्यंजन वो होता है जिसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क जब लिखा जाता है तो उसमें आधा क होता है प्लस अ होता है। क तो आ आता है, म तो अ आता है। ठीक है, तो आधा अ होता है, फिर आधा जो शब्द होता है वो होता है, वर्ण होता है, व्यंजन होता है। तो इस प्रकार से इन्हें उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इस कारण ये क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा श्वास के आधार पर, तीसरा कंपन के आधार पर। इन तीनों के आधार पर इनके भेद किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से कौन सा है। तो पहला हम लोग देखते हैं उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर पहला जो व्यंजन होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 बताई गई है, क से लेकर म तक। पहला होता है क वर्ग। क वर्ग में मतलब कंठ वर्ग। ठीक है, कंठ से जो बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, नीचे से आवाज आ रही है, कंठ से आवाज आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे और कंठ से निकल रही है। दूसरा वर्ग होता है च वर्ग। च, छ, ज, झ, य, यानी ये ट वर्ग है, तालु से आवाज आती है। ठीक है, तो च वर्ग है। फिर ट वर्ग है हमारा ट, ठ, ये कहाँ, मूर्धा से आवाज आती है। ठीक है, और त वर्ग क्या होता है, जिसमें दांत से आवाज आती है। जैसे द, त, ध, द, ध,
न, दांत से आवाज आती तो ये क्या हो जाएगा, त वर्ग। चौथा है, पांचवा हमारा है प वर्ग, जिसमें ओठ से आवाज आए। ठीक है, ओठ हमारा देखिए प, दोनों लिप्स क्या हो रहे हैं, सट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। तो क से लेकर म तक जो हमारा होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। और ये हमारा कंठ से, तालु से, मुर्दा से, दांत से, ओठ से, इस प्रकार से आवाजें आती है। अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरे प्रकार के, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच हो, ठीक है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी जिनको उच्चारण करते समय आधा स्वर लगे और आधा व्यंजन लगे, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर का अर्थ है कि आधा स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। इस प्रकार के स्वरों को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु से थोड़ी गर्मी यानी ऊष्मा पैदा हो, ठीक है, जिनको बोलते समय हमें थोड़ी गर्मी का एहसास हो, ऊष्मा का प्रतीक हो, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 बताई गई है। कौन कौन से, तीनों स जो होते हैं उसको श, श, श और ह, ये क्या होते हैं, हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं श्वास के आधार पर व्यंजन के भेद। यानी हम जब श्वास लेते हैं उनके आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं। पहला है हमारा अल्प प्राण और दूसरा होता है हमारा महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय वायु कम निकलती हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। यानी इनको लेने में कम समय लगता है, वायु कम निकलती है, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। कौन कौन से अल्प प्राण होते हैं, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। यानी जो हमारा स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, उसका पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है, ठीक है, उसका क्या है, अल्प प्राण होता है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब य, र, ल और व, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। तो पहला, तीसरा और पांचवा, देखिए पहला क, ख को छोड़ दिए, ग, ड, फिर च, छ, ज को ले लिए, ठीक है, फिर य, ट, ठ को छोड़कर ड, ड़, ठीक है, त, थ, थ को छोड़ दिए, द, ध, न, ठीक है, न, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन। और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और उसके साथ साथ उच्छिप्त व्यंजन जो होता है वो भी हमारा अल्प प्राण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और उसके साथ एक उच्छिप्त व्यंजन जैसे ढ होता है, वो भी हमारा अल्प प्राण हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं महाप्राण क्या होता है। महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है ज़्यादा निकले, ठीक है, उन्हें कहते हैं महाप्राण। कौन कौन से महाप्राण होते हैं, स्पर्श व्यंजन का दूसरा, चौथा के साथ साथ ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होता है। जैसे हमने लिया यहाँ पहला, देखिए अल्प प्राण में क्या होता था, वो पहला, तीसरा, पांचवा होता है, ठीक है। महाप्राण में क्या होता है, दूसरा, चौथा होता है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। क्या, ऊष्म व्यंजन। अल्प प्राण में क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद ख। तो इस प्रकार से दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, ठीक है।
फिर उसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा, उष्म व्यंजन यहाँ से, ठीक है। यहाँ से तीनों श और ह ये क्या हो जाएंगे, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन हो जाएंगे। और कुछ विद्वान जो होते हैं वो देखिए हमने यहाँ लिखा था, ठीक है, फिर काट दिया, ठीक है। तो कुछ विद्वान जो ढ है उसको भी उत्क्षिप्त व्यंजन के रूप में महाप्राण को मानते हैं, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि जो ढ है वो भी उत्क्षिप्त व्यंजन आता है महाप्राण का। तो इस प्रकार से इसके महाप्राण हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कंपन के आधार पर भेद। तो कंपन के आधार पर जो व्यंजन के भेद होते हैं वो पहला होता है अघोष, ठीक है, और दूसरा होता है सघोष। तो इनका हम लोग देखते हैं, जिन वर्णों के में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है। इसके अलावा उष्म व्यंजन, तो देखिए इसके अलावा हमारा उष्म व्यंजन भी था। तो पहला दूसरा, पहला क दूसरा ख, इसी प्रकार से दूसरा च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, स्पर्श व्यंजन का ऐसा वर्ण है, ठीक है। तो पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो इसके बाद है तीनों श होते हैं, जो उष्म व्यंजन होता है, ठीक है, उष्म व्यंजन होता है वो भी होता है, पर इसके साथ एक वो जो हमारा ह है, ह इसमें नहीं होता है, किसमें, अघोष में ह हमारा नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं सघोष। सघोष को हम घोष भी कर सकते हैं, ठीक है, घोष भी कहते हैं। जो हमारा घोष होता है उसको हम सघोष, ठीक है, कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सघोष या घोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके साथ साथ क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ स्वर जो हमारे होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, सघोष हो जाते हैं। जैसे अ से लेके औ तक जो हमारा स्वर होता है वो भी अघोष होता है। उसके साथ साथ ह, जो उष्म व्यंजन का ह है, ठीक है, उष्म व्यंजन का यहाँ ह हमने नहीं लिखा है, वो सघोष में आता है। तो इसके साथ साथ जो ह होता है वो भी सघोष होता है। जैसे अब हम लोग देखते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तीसरा यानी ग, ठीक है, चौथा यानी घ, और पांचवा ड़, अंग। इस प्रकार से देखिए तीन तीन, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा तीसरा ड ढ अड़, ठीक है। फिर यहाँ से तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। अब देखिए ये हमारा आ गया अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। क्या आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। इसके साथ साथ जो हमारा स्वर होता है अ से लेके औ तक, ठीक है, अ आ ई उ री ए ओ और औ, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, ठीक है, सघोष हो जाते हैं। उसके साथ साथ हमारा क्या होता है, ह जो होता है वो भी सघोष के अंदर आता है। अब हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जब दो व्यंजन मिलकर किसी तीसरे, ठीक है, यहाँ पे व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, तीसरे व्यंजन की रचना करते हैं, ठीक है, उन्हें बनाते हैं, तो वह क्या होता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे हमने आधा क में पूरा स जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बनता है, छ बनता है। इससे शब्द बनते हैं क्या, कक्षा, परीक्षा, यहाँ छ बना है ना, ठीक है। इसी प्रकार से आधा त और र मिलकर क्या बनता है, त्र बनता है। जैसे मित्र, चित्र, ठीक है। आधा ज और य बनकर क्या बनता है, ज्ञ बनता है। जैसे विज्ञान, यज्ञ, etc। आधा श और प्लस र, ठीक है, शलजम स, ठीक है, और र मिलकर क्या बनता है, श्र बनता है। जैसे श्रमिक, परिश्रम, etc। अब हम लोग देखते हैं कि द्वयित्व व्यंजन क्या होते हैं। जब कोई व्यंजन अपने जैसे व्यंजन से मिलता है, ठीक है, जैसे, तो उसे कहते हैं द्वयित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क में पूरा क जोड़ेंगे तो आधा, ठीक है, क बन जाएगा। जैसे हम लोग शब्द की रचना करते हैं धक्का,
का, ठीक है, कक्का, इस प्रकार से। आधा च में फिर पूरा च जोड़ेंगे तो च बन जाएगा आधा, ठीक है। तो इसका शब्द बनता है बच्चा, चच्चा, मच्चा, ठीक है। आधा ब में पूरा ब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे बब्बा, गब्बर, ठीक है। इस प्रकार से शब्द की रचना होती है, उन्हें कहते हैं द्वयित व्यंजन। अब हम लोग आगे देखते हैं आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब होता है जो दूसरी भाषाएं से आए। आगत मतलब दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी में संलिप्त होकर उनके प्रयोग में आने लगे, उन्हें कहते हैं आगत स्वर। हिंदी में कुछ वर्ड दूसरी भाषाओं से आ गए हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, अपनी भाषाओं में प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को, इन जो वर्ड हैं, इनको हम लोग आगत स्वर कहते हैं, ठीक है। आगत स्वर या आगत भाषा, ठीक है, स्वर नहीं होगा, आगत भाषा होगा, ठीक है। आगत भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी की ध्वनि के शब्द जैसे आ गए हैं, जैसे कॉलेज, ठीक है। कॉलेज क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बॉल, ठीक है। इस प्रकार से जो शब्द हैं, ठीक है, अंग्रेजी की ध्वनि वाले शब्द हैं, जैसे आ, इस प्रकार से। अरबी फारसी की ध्वनि वाले शब्द जैसे आधा ज और ज और फ से शब्द जो बनते हैं वो भी क्या होते हैं, अरबी फारसी वाले शब्द होते हैं, जैसे सजा, फैसला इत्यादि, ठीक है। और इनकी पहचान क्या होती है, इनके नीचे जैसे ज है, इनके नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है, फ के नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, अरबी फारसी के शब्द कहे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह में हमारा पहला है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, जिन स्वर का प्रयोग उच्चारण नाक से किया जाता है, ठीक है, यानी इनको बोलते समय नाक पर हमारे जोर पड़े, उसे कहते हैं अनुस्वार। उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इनका शिव अंग का मात्रा होता है, जैसे गंगा, हंस, महंत, पंडित, हिंदी। इस प्रकार के देखिए शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुनासिक क्या होते हैं। जिन स्वर का प्रयोग उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाए, यानी दोनों पर जोर पड़े, उसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। इनका चिन्ह क्या होता है, ठीक है, चंद्र बिंदु होता है। क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है, जैसे आँख, फांसी, ठीक है, मुंह, डांट। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं विसर्ग क्या होता है। इनका उच्चारण हल्के ह की भांति होता है, ठीक है, जैसे हल्का ह जो होता है उसी प्रकार से इनका प्रयोग होता है। इनका चिन्ह जो होता है हमारा अह, ठीक है, ये होता है। इनका प्रयोग संस्कृत के शब्दों के साथ, यानी जो तत्सम होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, उनके साथ ही किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, जैसे प्रातः, पुनः इत्यादि, ठीक है। प्रातः आधा आ रहा है ना, तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो होते हैं विसर्ग। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सघोष होता है या घोष होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्णमाला होता है उसमें सबसे ज़्यादा सम्मिलित होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ स्वर जो होते हैं वो भी होता है, और उसके साथ साथ ह होता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ठीक है, ड, ढ, अड़। यहाँ पे दोबारा हमने लिखा है ड, ढ, अड़, ठीक है, द, ध, न, ब, भ, म, और इसके साथ अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व। फिर उसके पास साथ पूरे स्वर होते हैं अ से लेके, ठीक है, ए, ओ, औ तक। फिर उसके साथ साथ हमारा ह होता है। इसके साथ मिलकर ही हमारा ये आज का टॉपिक जो होता है वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।